अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान इकरामुल्लाह जोया मौजूद हूँ पार्लियामेंट हाउस में। और आज पार्लियामेंट हाउस में इजलास है और इस इजलास के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर तमाम पार्टियों के अरकान कौमी असम्बली जो हैं वो पार्लियामेंट में उनका आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। आज इनसे बात भी करेंगे और पूछेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके लिए जो मुश्किलात हैं क्या वो कम होंगी या कम होने के लिए क्या लाएमल जो है वो बनाया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के हवाले से। और 14 अगस्त है कल, और कल के लिए क्या हिकमत अमली जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बना रखी है और क्या करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अभी तक जितने भी पावर शोज़ करना चाह रहे थे वो तमाम नाकाम होते हुए दिखाई दिए और नाकाम रहे हैं। और हुकूमती रहनुमा तो ये अपोजिशन रहनुमा तो यही कहते हैं कि वो उन्होंने कामयाब किए हैं, लेकिन ग्राउंड पे जो है कुछ और पोजीशन जो है वो हमें देखने को नज़र आती थी। तो आइए चलते हैं और जो अरकान कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनसे बात करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खोसा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। खोसा साहब, आज शेख वकास अकरम जो है उनको भी डी सीट करने के लिए यहाँ पर शीन इफ्तिखार साहिबा जो हैं वो कारदाद लेके आएंगी। क्या कहते हैं, 40 दिन शेख वकास अकरम ने बगैर बताए छुट्टी की है या फिर उनकी हाज़िरी को गैर हाज़िरी बना दिया गया, जिसने सबक याद किया उसे छुट्टी ना मिली? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ यही हो रहा है। देखिए, अगर मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब 1 महीने की छुट्टी लेकर जाते हैं और 6 साल बाद तशरीफ़ लाते हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता है। हाँ। अगर इसी तरह अगर जो है इसहाक डार साहब, हाँ, जो नायब वज़ीर आज़म हैं, वो जाते हैं और वापस आके फिर सेनेट में आके बैठ जाते हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता है। हाँ। 40 दिन तो क्या, 40 महीने के बाद वो तशरीफ़ लाए। हाँ। तो ये जो छुरी फिर रही है, क्या हमारे ही MNA पे, हमारे ही सेनेटर्स पे फिर रही है, हमारे ही MPs पे फिर रही है? कानून के मुताबिक छुरी 40 दिन वाली ठीक फिर रही है या गलत फिर रही है, ये बताइएगा। तो कानून में है 40 दिन गैर हाजिरी जो है, देखें, बगैर छुट्टी के ये लिखा हुआ है कि वो जो है स्पीकर वो नाम पॉइंट आउट करेगा, हाउस को पॉइंट आउट करेगा और फिर हाउस की आगे से मर्जी है उस पर। लेकिन उसकी तो दरखास्तें आ रही थी, तसलसल और तवातर के साथ आ रही थी, और जिस तरह उसे मानी किया जा रहा था यहाँ वारंट निकाल के अदालतों के जरिए जो खौफ उस पर तारी किया गया था और जो गिरफ्तारी का उसको धमकियाँ दी जा रही थी और जो उस पर जो है पुलिस और FIA और दीगर इदारे जो हैं उसको गिरफ्तार करने के दरपे थे, तो उस वजह से उसकी तो जान को भी खतरा था, तभी वो वहाँ बैठा था। लेकिन वो दरख्वास्त भेजता रहा था। अब अगर दरख्वास्त पुट अप न करे या स्पीकर न ले या उस पर कोई ऑर्डर न करे तो वो उसका कसूर तो नहीं है, इसलिए वो नाअहल नहीं हो सकता। खौफ जो तारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, ये कब तक ये बादल मंडलाते रहेंगे आपके ऊपर खौफ के? कब कुछ बेहतर होगा? आप एक सीनियर वकील हैं, क्या समझते हैं, क्या रास्ता इख्तियार करना चाहिए ऐसे क्राइसिस से निकलने के लिए? ऐसे क्राइसिस से निकलने के लिए उनको चाहिए जो मुक़्तदर हल्के हैं कि खुदा का खौफ करें। आपने पाकिस्तान तोड़ दिया 1971 में, आपने इक़्तिदार मुंतकिल न किया आवाम को, खुदा का खौफ करें। ये जो 1973 का आइन है इसमें भी करारदाद मकासद देख लीजिएगा, जो आर्टिकल 201 का हिस्सा है। आर्टिकल 12 को देख लीजिएगा, अवाम को मुक़्तदर करता है। आर्टिकल 7 को देख लें, आर्टिकल 5 को देख लें। आर्टिकल 5 में वफादारी अवाम के साथ है और ताबेदारी आइन के साथ है। तो आप चाहे आर्मी चीफ हों, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, वो बुनियादी तौर पर रियासत के खादिम हैं, रियासत के ताबे हैं और रियासत अवाम है। तो इसलिए वफादारी अवाम के साथ और ताबेदारी आइन के साथ है। तो इसलिए आप जो है वो खोसा साहब, आप आइन और कानून की बात कर रहे हैं। कल आपने फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट की फीसें बढ़ा दी गई हैं, तो तारड़ साहब ने कहा बड़े अरसे से बढ़ी नहीं थी। तो देख लें, जो एक आम इंसान है उसके लिए जो है वो कानून और इंसाफ इतना महंगा कर दिया, जहाँ पे 5000 फीस थी वहाँ पे 50,000 फीस कर दी गई है। ये पोजीशन तो फिर चीफ जस्टिस की तो जो पेंशन है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पेंशन जो 5.5 लाख थी 2010 में, 2024 में उसको 24 लाख पेंशन बना दिए गए। दोबारा बताइएगा, सुनिएगा नाजरीन, ये खोसा साहब जो बता रहे हैं ये सुने कि पिछले दिनों जो है वो बल्कि कल ही खोसा साहब ने फीसेस के बारे में सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इंकशाफ किया था। आज एक और इंकशाफ कर रहे हैं, सुनिए ज़रा। देखें, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पेंशन थी 2010 में, वो थी 5 लाख
میں ایگزیکٹ فگر آپ کو بتا دیتا ہوں. 5,60,000 2010 میں تھی. 2024 میں انہوں نے 23,90,000 23,90,000 جو ہے یہ پینشن کر دی ہے. پینشن, لائف پینشن. اور اگر فوت ہو جاتے ہیں تو بیگم صاحبہ کو ملے گی پینشن. 23,90,000. تھوڑا ہی فرق کیا ہے کہ 5,60,000 سے 2010 میں چیف جسٹس آف پاکستان کی پینشن جو ہے وہ 23,90,000 روپیہ کر دی ہے 2024 میں. تو پھر ظاہر ہے انصاف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو اتنا جو مہنگا چیف جسٹس ہے وہ سستا انصاف جو ہے وہ نہیں دے پا رہے. یہ پینشن کے بعد ملے گا, ریٹائرمنٹ کے بعد ملے گا, پینشن کا ملے گا, یعنی 24 لاکھ پینشن ملے گی. آپ اندازہ کریں چیف جسٹس آف پاکستان. یہ ہمارا غریب ملک ہے جو مقروض ہے, IMF کے قرضے کے نیچے دبا ہوا ہے, اور عوام کو جو ہے 2 وقت کا جینا حرام ہوتا ہے, کھانا حرام مشکل مل رہا ہے. عام لوگ تڑپ رہے ہیں, تنخواہ دار جو ہے بیچارے کا گزارا نہیں ہو رہا ہے. اور پاکستان کے چیف جسٹس کو 23,90,000 روپے پینشن ملے گی. تھینک یو ویری مچ. یہ کھوسا صاحب تھے جن کی جانب سے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جج کی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ چیف جسٹس کے حوالے سے بتایا جا رہا تھا. اس وقت اقبال افریدی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. افریدی صاحب یہ بتائیے گا, پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں, کم ہوتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی. کیا لائے عمل ایسا ہوگا کہ 14 اگست پہ آپ آزادی منائیں گے, ساتھ میں جو ہے وہ آپ کیا ایسی حکمت عملی لائیں گے کہ آپ کے جو ووٹر اور سپورٹرز ہیں ان کو کچھ اس آزادی پر جو ہے وہ کوئی نئی خبر آپ کو سننے کو ملے؟ دیکھیے, کل میں نے فلور آف دا ہاؤس کہا کہ پہلے جب واقعہ ہوا یہاں پہ MNAs کو گرفتار کیا گیا اسمبلی سے, تو میں نے اسپیکر کو بتایا کہ مجھے پورا یقین تھا کہ اس واقعے پہ آپ استعفیٰ دیں گے. آپ کا کردار دیکھیے, آپ ایک پرانے پولیٹیشین ہیں, آپ اس آئین و قانون کے لیے آپ کی سیاست تھی, لیکن اس کے بعد جو ہوتا رہا ہے انہوں نے خود الیکشن کمیشن کو لیٹر بھجوائے, عمر ایوب کو انہوں نے ڈی سیٹ کروایا, زرتاج گل کو ڈی سیٹ کروایا, حامد رضا کو ڈی سیٹ کروایا. تو یہ سلسلہ آج ایک اور ڈی سیٹ ہونے جا رہے ہیں شیخ وقاص اکرم کے خلاف جو ہے یہی شیخ وقاص کی طرح اور بھی اسی طرح ہوتے رہیں گے. اگر انہوں نے یہی کرنا ہے تو یہ پارلیمنٹ کے لیے اتنا بڑا الیکشن اور قوم کا اتنا بڑا سارا پیسہ کیوں خرچ کیا؟ تو وہی حکومت ٹھیک تھی, یہاں پہ ایک جنرل بیٹھاتے اور وہ حکومت چلاتے. میں کہتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ سپریم ہونا چاہیے, ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے, اور ہم اپنے آئین و قانون کی حکمرانی کے لیے رجیم چینج سے اور لے کر یہاں تک جو آگ کی دریا عبور کر کے آئے ہیں, ہم اس تحریک کو آگے لے جائیں گے, ہم اس تحریک کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. اور جیسی عمران ریلیز ہوگا, میں کہتا ہوں ان کے پاس سر چھپانے اور اپنا جو گھر بار ہے وہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. ہم اس کو سود سمیت واپس کریں گے, اور یہ جو کر رہے ہیں یہ ان کے لیے پندہ ہے, ان کے لیے دلدل ہے, یہ پس جائیں گے اس میں. آپ کی جو پارٹی کے اندر کی جو اختلافات ہیں وہ کیسے اس کو کنٹرول کریں گے؟ وہ اب کل میں پوچھ رہا تھا آپ کے پارلیمنٹیرین سے, ان کے مختلف پارلیمنٹیرینز جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں ان کے بیانات جو ہیں نا وہ ڈیفرنٹ تھے. یہ بڑا خطرناق ہوتا ہے کسی بھی جماعت کے لیے کہ ان کے اندر جو پھوٹ اور تحریک انصاف کوئی چھوٹی پارٹی نہیں ہے. ہماری ایک VC کی جو قیادت ہے وہ جماعت اسلامی اور دیگر پارٹی قائدین کی اگر آپ اس کی دیکھیں تو ہماری VC کی قیادت اس سے زیادہ ہے. یہ بہت بڑی پارٹی ہے, لیکن ہم ایک خان کے نیریٹو پہ, نظریے پہ ایک اندرونی ہوتا رہے. یہ تو قائدین کے آپس میں تھوڑی سی رنجش ہے, یہ ختم ہو جائے گی, لیکن خان کی حقیقی آزادی اور خان کی رہائی کے لیے ہم ایک ہیں. تھینک یو ویری مچ. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما لکھوی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. لکھوی صاحب, کل 14 اگست آپ جو ہے وہ منانے جا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی جو مشکلات ہیں وہ ہمیں کم ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. ریاستی طور پر اور جو حکومت ہے ان کی جانب سے اپوزیشن کے اوپر اتنا سخت وقت جو ہے وہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. کیسے نکل پائیں گے اس میں سے, اور خاص طور پر اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کے لیے کیا نوید جو ہیں وہ سنانا چاہیں گے اس آزادی پر؟ دیکھیں, جو بھی مشکل وقت ہوتے ہیں وہ گزر جاتے ہیں, اور
सियासी जद्दोजहद के अलावा अल्लाह ताला ने भी हमें सिखाया कि सब्र और इस्तकामत के साथ आप बर्दाश्त करें और अपना नज़रिया न छोड़ें। अगर आप हक पे हैं और आप सही हैं, आप असूलों पे हैं, तो इंशाल्लाह कामयाबी बिलाखिर हमारी होगी। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे वर्कर जो हैं वो नज़रियाती तौर पे इमरान खान के नज़रिए के साथ जुड़े हुए हैं और इंशाल्लाह वो चुप्पे एक असूल के मुताबिक चल रहा है। पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलवाना चाहता है, अदालतों को जो है वो आज़ाद करवाना चाहता है। रूल ऑफ लॉ जो है ये सारे पाकिस्तान का मसला है, किसी एक बंदे का या एक बशर का मसला नहीं है। तो इस सूरत में हम असूल पे हैं, हम हक पे हैं और ये हमारी जद्दोजहद जो है पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बनाया गया था वो मकसद का हसूल जो है वही हमारी आखिरी मंजिल है और इंशाल्लाह बिल आखिर फ़तह हमारी होगी। हम इस्तकामत के साथ, सब्र के साथ, हमारी जद्दोजहद जिस भी लेवल पे हो, बहुत नहीं बड़ी, लेकिन हम अपनी अपनी सतह पे वो जद्दोजहद जारी रखे हो। शेख वकास अकरम साहब जो हैं वो 40 दिन जो हैं वो बग़ैर छुट्टी के उन्होंने जो है वो पार्लियामेंट नहीं आए, उसकी वजह से आज उनको डी सीट भी करने के लिए करारदाद पेश की जाएगी। कितना गैर मुनासिब रवैया है अगर उन्होंने 40 दिन जो है बग़ैर छुट्टी के वो आपके वोटर्स का वोट लेके आए हैं और नहीं अगर पार्लियामेंट आते रहे। और दूसरी जानिब इसका इम्पैक्ट कैसे देखते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक और रुकन जो है वो डी सीट हो जाएगा, तो आपके लिए कितनी मुश्किलात बढ़ जाएंगी? जी हाँ, यकीनन ये हुकूमती पॉलिसी के तहत किसी को अदालत के ज़रिए और किसी को किसी और जगह से, किसी को वोटों की दोबारा गिनती के ज़रिए हमारे कितने ही अरकान हैं जिनको पार्लियामेंट से निकाला गया। तो अभी भी हम ये समझते हैं ये उसी का हिस्सा है। शेख वकास साहब कहते हैं कि उन्होंने छुट्टी की दरख्वास्तें जमा कराई हुई लेकिन उनको एंटरटेन नहीं किया गया, वो असम्बली के फ्लोर तक आनी चाहिए थी। ये शेख रज़ा और वकास साहब का कहना है। और इसके अलावा भी अगर आप देखें तो यहाँ बहुत सारे और मेंबर्स भी हैं जिनमें PMLN के जो बड़े लीडर्स भी शामिल हैं, उनकी भी 40-40 दिन की गैर हाज़िरी है, लेकिन उनको उन्होंने लीगलाइज करके और उसी वक्त ही, उसी लम्हे ही उन्होंने शेख वकास की वो करारदाद जो थी पेश कर दी। तो ये एक दो अमली है और यही है रूल ऑफ लॉ है जिसको हम चाहते हैं कि ये पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ जो है उसकी हुक्मरानी होनी चाहिए, वही लागू होना चाहिए। और रूल ऑफ लॉ के तहत हर बंदा जो है वो बराबर है, सब कानून की नज़र में सब लोग बराबर हैं और किसी के साथ बेहतर सलूक, किसी के साथ बुरा सलूक, यही जो है ये पाकिस्तान की खराबियों की जड़ इसी है। थैंक यू। नाज़रीन, ये थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जिनसे मैंने सवाल पूछा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आने वाला वक्त जो है वो मज़ीद मुश्किलात का सामना होगा, क्योंकि अभी तक ये देखने में नज़र आ रहा है कि अपोजिशन के ऊपर जो सख्तियाँ और अपोजिशन के हवाले से जो इक़दामात हुकूमती अगर सतह पर किए जाएँ, जैसे कि शेख वकास अकरम है उनको डी सीट करने के हवाले से जो है वो आज जो करारदाद है वो पेश की गई और इस हवाले से मज़ीद मुश्किलात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बढ़ रही हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या लायमर रखती है? आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गुफ्तगू जो है वो सुनाई, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट्स के ज़रिए आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।